अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी फ़िज़िक्स टीचर मलिका फ़रा। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हमने फ्लूइड्स के बारे में डिस्कशन किया, लेकिन जब भी हम कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तब हम एक आइडियल फ्लूइड इमेजिन करेंगे। अब उस आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे फ्लूइड को कंसिडर करें जिसकी विस्कोसिटी करीब करीब ज़ीरो हो। सेकेंड, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड, स्टीडी फ्लो हो। ये एक ऐसा फ्लो होता है बच्चों जिसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होता है। इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि ये आइडियल फ्लूइड फ्लो कैसे करता है। इमेजिन करते हैं कि एक पाइप है हमारे पास, ठीक है, और इस पाइप से जो फ्लो होने वाला फ्लूइड है वो एक आइडियल फ्लूइड है। ठीक हो गई बात। अगर यहाँ से आगे वाले पाइप को फिलहाल के लिए आप भूल जाएं कि कोई पाइप है भी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस पाइप को देखें बच्चों, तो उसका एरिया सेम है। ठीक है, जहाँ से ये इंटर हो रहा है फ्लूइड और जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है, दोनों का एरिया जो है वो सेम है। तो यहाँ से फ्लो होने वाला जो फ्लूइड होगा उसकी स्पीड भी सेम होगी। लेकिन अगर उसी पाइप को हम क्या करें, चेंज करें, उसका साइज चेंज कर लें, उसका शेप चेंज कर लें इस तरीके से, तो इसमें फ्लो होने वाला फ्लूइड जो होगा वो भी, उसकी स्पीड भी अफेक्टेड होगा इसकी वजह से। ठीक है, अब उस स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो हम आज के टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे बाद में। ठीक है, अभी के लिए हम देखें तो हमने इमेजिन किया है कि ये जो पाइप है इसका लोअर एंड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने A1 से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हमने V1 से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ से यहाँ तक जितना इसने डिस्टेंस कवर किया है उसको डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट किया है। सेम इसी तरीके से यहाँ से जो फ्लो करने वाला जो फ्लूइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, उसकी वेलोसिटी V2 है, और यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस इसने कवर किया है उसको डेल्टा x2 से रिप्रेजेंट किया गया है। और फ्लूइड का इस पॉइंट पे मास डेल्टा m2 के बराबर होगा, और इस पॉइंट पे लोअर एंड पे मास डेल्टा m1 के बराबर होगा। अब डेरिवेशन की बात करें स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोअर एंड पे उसका मास कितना होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। मास को बच्चों हम डेंसिटी के फॉर्मूले से निकालेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमें मास चाहिए था तो हमने वॉल्यूम को उस साइड पे ले जाके क्या कर लिया, डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। सो डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 मल्टीप्लाई बाई v। यहाँ चूंकि हम लोअर एंड की बात कर रहे हैं तो इसीलिए हमने यहाँ पे डेल्टा m1 रखा है और ρ1 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल को जब हम रोटेट करते हैं तो वो एक स्फेयर बन जाता है। वो 2D से क्या हो गया, 3D में चेंज हो गया। इसी तरीके से जब हम इस पाइप का तो यहाँ से इस पाइप के इस एरिया से तो हमें 2D लगेगा, लेकिन जब हम इस पाइप को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ भी आ जाएगी। तो एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाता है, वो बेसिकली वॉल्यूम के बराबर होता है। सो हम वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखेंगे, एरिया इनटू लेंथ। लेंथ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, डेल्टा x1, और एरिया कितना था, A1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इस डिस्टेंस को देखें तो आपने डिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू VT। ठीक है, 9th क्लास में। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डिस्टेंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है और यहाँ पे डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो हमने किया, डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 A1 इंटू V1t। ठीक है, वेलोसिटी
लोअर एंड की बात हो रही है, इसीलिए हमने वेलोसिटी के साथ 1 डाला हुआ है, ठीक है, इनटू टाइम। अब बिल्कुल इसी तरीके से जब हम अपर एंड का जो मास है वो कैलकुलेट करेंगे तो वो भी बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा कि अपर एंड का जो मास होगा डेल्टा m2 वो बराबर होगा डेंसिटी ρ2 a2 v2 इंटू टी के, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात बच्चों, आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ क्या कहता है हमें कि मास को हम ज़्यादा या कम नहीं कर सकते, ना ही मास को हम क्रिएट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट करता है। अगर मास जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो तो वो कन्वर्ट तो होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन उसका मास कांस्टेंट रहता है, उसका मास चेंज नहीं होता। So according to law of conservation of mass at lower end should be equal to mass at upper end. So डेल्टा m1 इक्वल होना चाहिए डेल्टा m2 के। इनकी वैल्यूज पुट कर दे बच्चों, तो ρ1 a1 v1 इंटू टी इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 इंटू टी आ जाएगा। ये टी और ये टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही हमने कहा था कि हमने एक आइडियल फ्लूइड लिया है और आइडियल फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। और इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है कि उसकी डेंसिटी सेम होती है। इसका मतलब ये है कि ρ1 है ρ2 के बराबर है, ठीक है। सो यहाँ पे जब इन दोनों की जगह पे हम रो डालेंगे तो रो और रो कैंसिल आउट होंगे। हमारा इक्वेशन जो होगा वो इस टाइप का हमें मिलेगा, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लोअर एंड का बराबर है एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के अपर एंड के, ठीक है। यहाँ से इसका स्टेटमेंट देख लें बच्चों, तो प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड फ्लो रेट। यानी कि ए और वी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होता है और उस कांस्टेंट का क्या नाम है, फ्लो रेट। सो बच्चों, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। एरिया को आपको पता है कि एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर होता है इसका यूनिट, स्पीड का मीटर पर सेकेंड आ गया, ये इक्वल है कांस्टेंट के। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब बन जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीटर क्यूब किसका यूनिट है बच्चों, मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट है। सो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि किसके इक्वल है, फ्लो रेट के, ठीक है। सो फ्लो रेट इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो रेट है वो सेम रहना चाहिए दोनों साइड्स पे। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करते हैं कि हमने एक एरिया लिया हुआ है 10 मीटर और वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 5 मीटर पर सेकेंड। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये प्रोडक्ट जो है दूसरी साइड पे भी सेम आनी चाहिए। सो अगर हम दूसरी साइड पे वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, डबल करते हैं, तो एरिया ऑटोमेटिकली हाफ हो जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 10 मीटर था और यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड था, 10 5 ज़ा 50। और यहाँ पे जब हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे, यहाँ 5 था इसको डबल किया तो यहाँ पे 10 आ गया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक यहाँ भी और यहाँ भी प्रोडक्ट सेम आना चाहिए, 50 ही आना चाहिए। तो 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 आएगा, ऑब्वियसली 5। सो यहाँ पे एरिया 10 था, यहाँ पे क्या हो गया 5 हाफ हो गया पहले से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एरिया जो है और स्पीड जो है दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के।
जब एरिया इंक्रीज होगा तो वहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी या स्पीड ज़्यादा होगी उसकी स्पीड, तो वहाँ पे उसका एरिया कम हो जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, इस कंक्लूजन को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम टेबोंग करते हैं, वाटर टेबोंग करते हैं, तो स्टार्ट में उसका एरिया ज़्यादा होता है और बाद में जाकर एरिया कम हो जाता है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम पौधों को पानी दे रहे होते हैं या कुछ धो रहे होते हैं, जैसे कार वॉश कर रहे होते हैं, तो जब हम पाइप का एरिया कम कर देते हैं तो पानी की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। इसी से हमें पता चलता है कि एरिया और स्पीड दोनों क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अगर पहले 1 लीटर पानी उस पाइप से निकल रहा था और उसका एरिया वहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, उसकी स्पीड कम थी, बाद में हमने क्या किया, उसके एरिया को कम कर दिया तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो एरिया भी तो कम हो गया ना। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए अब क्या होगा, वो फ्लूइड जो है वो स्पीड से मूव करेगा और उसी टाइम में 1 लीटर पानी जो है वो निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो इस तरह से रेट ऑफ फ्लो सेम रहता है। आई होप सो बच्चों, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।